तो स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल ख़त्म होने के बाद हम आपके साथ जुड़े हैं। और पहले दिन का जो खेल ख़त्म हुआ उसमें इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही, इंग्लैंड की क्या परफॉर्मेंस रही, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। टॉस जो है वो इंग्लैंड ने जीता, बेन स्टोक्स ने जीता। उन्होंने पिछले मैच की तरह जो है वो बॉलिंग करने का फैसला किया। हालांकि पिच जो है वो इतनी कुछ खास नहीं थी, टिपिकल इंग्लैंड की कंडीशंस थी, पिच पे ज़्यादा घास नहीं थी जो कि अक्सर इंग्लैंड की पिचेस में देखी जाती है या एजबेस्टन के मैदान में देखी जाती है। उससे हट करके ये पिच थी। फिर भी बेन स्टोक्स ने बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चौथी इनिंग का चेस जो है वो चल रहा था उनके दिमाग में। और जिस तरह से पिछले मैच में उनकी बैटिंग यूनिट ने रिस्पॉन्ड किया था 370 ऑड के टारगेट को, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से बॉलिंग का फैसला किया। और कुछ हद तक वो फैसला सही भी साबित हुआ जब केएल राहुल जो हैं वो जल्दी आउट हो गए। उनका 2 रन बना करके वो पहली विकेट गिरी इंडिया की। पहले शिकार बने वो क्रिस वोक्स के, जहां पे इंडिया का स्कोर 15 रन था और 15 रन पे इंडिया का पहला विकेट गिरा। नंबर 3 पे करुण नायर आए थे। याद करिए दोस्तों, कल हमने अपने प्रीव्यू वीडियो में ये बात करी थी कि करुण नायर जो हैं वो इंडिया के लिए नंबर 3 खेल सकते हैं। और साई सुदर्शन अनफॉर्चुनेट रहे जो आज का मैच मिस आउट किया उन्होंने, क्योंकि कॉम्बिनेशन कुछ हद तक नहीं बन रहा था वहाँ पे। उसमें भी मैं आऊँगा, कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग 11 है वहाँ पे भी मैं बात करूँगा। बट उसके बाद जो है वो करुण नायर आते हैं नंबर 3 पे और कुछ हद तक स्टेबिलिटी देते हैं यशस्वी जायसवाल के साथ। लंच से ठीक पहले करुण नायर आउट होते हैं 31 रन बना करके, लेकिन एक 80 रन की साझेदारी, जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा था, नई बॉल थी, वहाँ पे उन्होंने स्टेबिलिटी दी इनिंग को। और लंच के टाइम पे इंडिया का जो स्कोर था वो 2 विकेट था, 90 ऑड रन्स थे इंडिया के। लंच के बाद यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल अच्छी शुरुआत करते हैं। शुभमन गिल जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके बैटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैश शॉट नहीं खेल रहे हैं। और डिफेंस जो है उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग किया है। लंच से टी तक में इंडिया डोमिनेट करता है, बट जैसे ही यशस्वी जायसवाल आउट होते हैं 87 पे, बेन स्टोक्स ने फिर से उनको अपना शिकार बनाया। उसके बाद कहीं ना कहीं ऋषभ पंत आते हैं। ऋषभ पंत ने भी, जैसे पिछले मैच में शोएब बशीर ने ऋषभ पंत को फंसाया था लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी डाली और ऋषभ पंत जो है वो कूद के आगे आए। छक्का मारने के चक्कर में कैच आउट हो गए। 21 रन की पारी उन्होंने खेली। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी जो कि 6 नंबर पे इंडिया के लिए बल्लेबाजी करने आए, उनको एक बहुत ही अच्छी बॉल पड़ी क्रिस वोक्स की, जो कि पहले हवा में आउटस्विंग हुई और पड़ने के बाद जो है वो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की रिवर्स स्विंग के कारण अंदर आई बॉल। उन्होंने सिर्फ लाइन पढ़ करके बॉल को छोड़ दिया और बॉल पड़ने के बाद अंदर आई और उनके ऑफ स्टंप पे जाके लगी। तो ये जो आउटिंग रही नीतीश कुमार रेड्डी के लिए, ये थोड़ी अनलकी रही। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं और कहीं ना कहीं कमान संभालते हैं। जो पिछले मैच की कसर रही, जो रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे या पिछले कुछ टाइम से रविंद्र जडेजा के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, उसका उन्होंने कुछ हद तक जवाब दिया। 41 रन बना करके नाबाद हैं। वहीं शुभमन गिल जो है वो 114 रन बना करके नाबाद हैं। और ये जो साझेदारी है वो भी 99 रनों की हो चुकी है, 99 नॉट आउट ये साझेदारी चल रही है। शुभमन गिल के बारे में बात करनी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कप्तानी के दबाव में बिखर जाते हैं, और शुभमन गिल ऐसा लग रहा है उनकी 2 बैक टू बैक जो सेंचुरीज आई हैं कि कप्तानी जो है वो उनकी बैटिंग को तो रास आ रही है। कम से कम वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ खेल रहे हैं। तो इंडियन क्रिकेट के लिए एक अच्छे साइन है कि शुभमन गिल जो हैं, जिनके सेना कंट्रीज़ में एक भी सेंचुरी नहीं थी, बैक टू बैक 2 सेंचुरीज हो गई हैं उनकी अब। और अब आगे जाते हुए इंडिया को ये देखना है कि कल दिन की शुरुआत करते समय, क्योंकि ये दूसरी नई बॉल है, 5 ओवर पुरानी है बस, तो जो कल का दिन शुरू होगा वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर कहीं एक कोलैप्स और हो गया तो इंडिया जो है वो नीचे लग जाएगा। अभी इंडिया के तीनों सेशन उनके नाम हैं, 310 पे 5 हैं। ईजिली इंडिया यहाँ से करीब करीब 425 450 टारगेट कर सकता है अगर शुभमन गिल जो हैं वो एक लंबी पारी खेल जाएं। यहाँ से करीब करीब 250 रन की पारी खेल जाएं तो इंडिया जो है वो 425 450 टच कर सकता है। अब हम आते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 पे। जो हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो पिच है, ये पिच आपकी बैटिंग फ्रेंडली पिच है और यहाँ पे इंडिया को ये दर्द जरूर होगा कि उन्होंने चौथा पेसर नहीं खिलाया।
नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में उनके पास चौथा पेसर है। अब वो कितनी बॉलिंग कर सकते हैं, कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जो उनके कोच जो हैं वो मॉर्ने मॉर्कल, उन्होंने बोला था सीरीज शुरू होने से पहले कि नीतीश कुमार रेड्डी वो मैजिकल बॉल प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिया के लिए। तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी तैयार हैं विद द बॉल? ये तो हमें जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू होगी और इंडिया की बॉलिंग शुरू होगी तभी पता चलेगा। बट मेरे लिहाज से कॉम्बिनेशन जो है वो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे आपको एक एडिशनल पेस बॉलर खिलाना चाहिए था अर्शदीप सिंह के रूप में, क्योंकि आप 50-50 ले रहे हो, 50 बैटिंग भी मिल जाए, 50% बॉलिंग भी मिल जाए, कहीं ना कहीं आप अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। बहरहाल पहले दिन का हाल ये है कि इंडिया जो है वो तीनों सेशन जीत चुका है एटलीस्ट, और 310 रन पे 5 विकेट हैं उनके। और कल का दिन जो है वो इंडिया कैसे शुरू करता है इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि टेस्ट मैच कहाँ जा सकता है। तो पहले दिन के खेल के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पे एक चौथा प्लेयर पेसर हो सकता था टीम इंडिया में या नहीं।